नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में और हम उपस्थित हैं यूपी टेट एग्जाम के लिए बाल विकास के इस महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में। जैसा कि बाल विकास का लगभग सिलेबस खत्म हो चुका है और साथियों थोड़ा सा आंधी तूफान की वजह से हमारे एरिया में क्या है, लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी। इस वजह से थोड़ा सा वीडियो बनाने में भी समस्या हुई। इतने दिन तक वीडियो हम अपलोड नहीं कर पाए, तो आज हम फिर से उपस्थित हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो के साथ में, जो कि है टॉपिक आज का क्या, आकलन, मापन एवं मूल्यांकन। क्या है साथियों? आकलन, मापन एवं मूल्यांकन। इसके बारे में हम देखेंगे। यहाँ से प्रश्न कभी-कभी बनते रहते हैं कि मापन किस तरीके से किया जा सकता है, मूल्यांकन किस तरीके से किया जा सकता है। तो हम जब इसको देखेंगे अंत तक इस वीडियो को, तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। और सबसे पहले हम समझने का प्रयास करेंगे मापन को। क्या समझने का प्रयास करेंगे साथियों? मापन को समझने का प्रयास करेंगे। तो मापन को अगर हम देखें तो मापन किसी व्यक्ति के विशिष्ट अभिलक्षण का आंकिक विवरण प्राप्त करने की प्रक्रिया है। ठीक है? इसके अंतर्गत स्थापित नियमों अथवा मानकों का उपयोग कर सामान्यतः सूचनाएं एकत्र की जाती हैं। इसका मतलब ये है, जैसे मापन का मतलब हम सीधे-सीधे समझ सकते हैं कि किसी व्यक्ति का हमें वजन तौलना है। ठीक है? क्या करना है? किसी व्यक्ति का वजन। तो इधर से अगर हम समझने का प्रयास करें तो किसी व्यक्ति का अगर हम वजन तौलेंगे तो क्या हो जाएगा? मापन हो जाएगा। कैसे? हम कहते हैं हमें अपना वजन तौलना है, हम वेट मशीन में खड़े हुए, उसने बताया हमारा वजन कितना है, हमारा वजन हो गया 70 किलोग्राम। ठीक है? तो जो हमने अपना वजन मापा ये कितना हो गया? 70 किलोग्राम। और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है? मापन कहलाती है। ठीक है ना? और आकलन क्या होता है? ठीक है? आकलन क्या होता है कि विद्यार्थी के परफॉर्मेंस पर सूचना एकत्र करने की प्रक्रिया होती है आकलन। ठीक है? यह जानने की प्रक्रिया है कि विद्यार्थी में कोई अभिलक्षण किस स्तर तक है। अब आकलन का अगर हम साधारण शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करें आकलन को, तो जैसे हमने किसी बच्चे को पढ़ाया, कोई टॉपिक हमने किसी बच्चे को पढ़ा दिया। जैसे मान लिया हमने पढ़ाया वर्णमाला। ठीक है? हमने किसी बच्चे को वर्णमाला पढ़ाई और उससे हमने संबंधित अब जानने का प्रयास किया कि बच्चे को कितना ज्ञान प्राप्त हुआ है जो हमने पढ़ाया है। ठीक है? तो वही प्रक्रिया क्या कहलाएगी? आकलन कहलाएगी। जब हम बच्चों से प्रश्न पूछेंगे तो हमें पता चलेगा कि बच्चे को किस स्तर तक वर्णमाला के बारे में ज्ञान प्राप्त हुआ है। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी साथियों? आकलन कहलाएगी, असेसमेंट जिसे हम कहते हैं। ठीक है ना? और आजकल तो बेसिक शिक्षा में क्या है, असेसमेंट के लिए निपुण लक्ष्य ऐप चल गया है ना? निपुण लक्ष्य ऐप है ना? तो इससे हम लोग आकलन करते हैं बेसिक शिक्षा में। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? आकलन कहलाती है। और अंक प्रदान करना मापन है और अंकों को अर्थ प्रदान करना आकलन। ठीक है ना? जब हम अंक प्रदान करते हैं, जैसे किसी बच्चे को हमने क्या किया, टेस्ट लिया, तो वो क्या कहलाता है? मापन के अंतर्गत आ जाता है। और अगर हम उसी को अर्थ प्रदान करें, उसको समझने का प्रयास करें, किस स्तर तक उसने ज्ञान प्राप्त किया है, तो वो क्या कहलाता है? आकलन कहलाता है। ठीक है ना? और अंकों के साथ अगर अर्थ प्रदान करें, ठीक है, और उस पर निर्णय दें, तो वही हो जाएगा मूल्यांकन। क्या हो जाएगा? मूल्यांकन हो जाएगा। मतलब उसको अंक भी प्रदान करें और उसके नॉलेज की भी हम लोग पुष्टि करें, कितने स्तर तक या कितना उसे नॉलेज हुआ है किसी टॉपिक को लेके, तो वो ये क्या कहलाता है? मूल्यांकन कहलाता है। आकलन का उद्देश्य, यहाँ से प्रश्न बनते हैं अधिकतर, क्या है कि आकलन का उद्देश्य क्या होता है? प्रत्येक बच्चे के अधिगम और विकास को बल प्रदान करना और सुधार की संभावनाएं जुटाना। पहला उद्देश्य हमारा यही होता है। इसके बाद दूसरा, सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकताओं को पहचानना। मतलब हम बच्चों को किस तरीके से उसे किस चीज़ की ज़रूरत है, किस तरीके से उसे ज़्यादा से ज़्यादा हम सिखा सकते हैं, है ना? और कक्षा में चल रही सीखने-सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत करना, किस तरीके से हम और अच्छे तरीके से, मतलब किस वे का यूज़ करें जिससे हम बच्चे को और
अच्छा ज्ञान दे सकें। और इसके बाद अगला क्या है, बच्चे की प्रगति को माता-पिता तथा दूसरों तक संप्रेषित करने के लिए प्रमाण तैयार करना। जैसे प्रमाण का मतलब हम लोग क्या करते हैं, रिजल्ट बनाते हैं बच्चे का कि इसके कितने अंक आए हैं, है ना? वार्षिक परीक्षा, अर्धवार्षिक परीक्षा हम लोग करवाते हैं ना विद्यालयों में, तो यही क्या कहलाता है, मापन और आकलन जब एक साथ कर लेते हैं तो मूल्यांकन कहलाता है। तो ये आकलन हो गया। इसके बाद आकलन कब और कैसे किया जाए, तो कब का मतलब क्या है, पूरे सत्र में लगातार भी हम लोग कर सकते हैं। सत्र में कम से कम 3-4 बार अध्यापक द्वारा समय-समय पर अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं, है ना? तो कैसे प्रारंभ करें? तो सबसे पहले सूचनाओं और प्रमाणों का संग्रह करें, भिन्न-भिन्न स्रोतों से और तरह-तरह की विधियों के माध्यम से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब हम बच्चों का आकलन करेंगे, तो सबसे पहले हम बच्चों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे कि किसी विशेष टॉपिक पर बच्चे को कितना नॉलेज है ना? फिर उस पर हम क्या करेंगे, विभिन्न विधियों का प्रयोग करेंगे। अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है तो उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम विभिन्न विधियों का प्रयोग करेंगे कि इसे किस तरीके से ज्ञान प्राप्त हुआ है और किस स्तर तक ज्ञान प्राप्त हुआ है। अब जब हम इसे आगे समझेंगे तो मूल्यांकन में और अच्छे से चीजें समझ में आ जाएंगी। इसे हम इवैल्यूएशन कहते हैं मूल्यांकन को। तो मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ठीक है? यह समस्त शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है और इसका शैक्षिक उद्देश्यों से घनिष्ठ संबंध भी है और मूल्यांकन में मापन और मूल्य निर्णय दोनों समाहित होते हैं, ठीक है? और जैसा कि मैंने बताया था, मूल्यांकन क्या होता है, मापन और मूल्य निर्णय। मूल निर्णय को ही हम लोग क्या कह देते हैं, आकलन कह देते हैं। क्या कह देते हैं? आकलन कह देते हैं। अंक प्लस अंकों को अर्थ प्रदान करना प्लस मूल्य निर्णय, ये जो तीनों होती हैं ये क्या होते हैं, मूल्यांकन के अंतर्गत आते हैं। और साथियों, मूल्यांकन के संदर्भ में क्या है, विभिन्न परिभाषाएं भी दी हुई हैं। जैसा कि कोठारी आयोग ने 1966 में बताया था, जिसके आधार पर पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और यह समस्त शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। इसके बाद राइट स्टोन ने भी परिभाषा दी मूल्यांकन की। मूल्यांकन वह नवीन प्राविधिक पद है जो मापन के व्यापक प्रत्यय को प्रस्तुत करता है। तो साथियों, अगर आपसे पूछा जाए मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसके बारे में किसने बताया, तो ये हमें बताना कोठारी आयोग ने बताया 1966 में। और अगर आपसे पूछा जाए पहली राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो बनी किसके सिफारिशों पर बनी, तो वो भी हम बताएंगे कोठारी आयोग की सिफारिशों पर बनी। तो अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं क्या होती हैं, ये आपको याद रखना है और ये प्रश्न पूछा भी जाता है। तो अच्छे मूल्यांकन की विशेषता होती है सबसे पहले वैधता, ठीक है? क्या होता है? वैधता, वैलिडिटी जिसे हम कहते हैं। कोई मूल्यांकन कितनी ही शुद्धता व सार्थकता के साथ विद्यार्थी की योग्यता का मापन करता है। तो सबसे पहले ये क्या हुई, वैधता। इसके बाद विश्वसनीयता, ठीक है, रिलायबिलिटी जिसे हम कहते हैं। वह मूल्यांकन जो व्यवहार में शुद्धता रखे, वह अलग अलग समय व समय स्थान पर काम लेने पर भी परिणाम समान आए। विश्वसनीयता का मतलब यह है कि जैसे कोई मशीन हमने प्रयोग की, तो एक जगह हमने प्रयोग की तो जो रिजल्ट आया, दूसरी जगह जब हमने प्रयोग की तो जो रिजल्ट आया, वो दोनों में क्या है, अंतर नहीं होना चाहिए, एक जैसा रिजल्ट दे, तभी क्या कहेंगे, ये उसकी विश्वसनीयता की पहचान होगी। इसके बाद वस्तुनिष्ठता, अगली विशेषता क्या है अच्छे मूल्यांकन की, वस्तुनिष्ठता, जैसे हम ऑब्जेक्टिविटी भी कहते हैं। जब प्रश्न का उत्तर केवल एक हो तथा चाहे कोई भी अंकन करे तो अंकन हमेशा समान आए, है ना? अध्यापक की रुचि या मनोदशा का प्रभाव उसमें नहीं पड़े, तो ये भी एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता है। इसके बाद क्या है, विभेदनशीलता जिसे हम डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं। वह मूल्यांकन जो सभी स्तरों के बालकों, चाहे वो प्रतिभाशाली हो, चाहे वो सामान्य बालक हो, चाहे वो पिछड़े बालक हो, ठीक है, सभी में विभेद कर सके, अच्छा मूल्यांकन वो है। मतलब हमने कोई प्रश्न दिया तो इस प्रकार से हम उसका मूल्यांकन करेंगे कि हमें ये समझ में आ जाए कि इसने इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से दिया है, तो ये प्रतिभाशाली बालक है। अगर मतलब बालकों की मानसिकता के बारे में भी उससे हमें पता चल सके। और व्यापकता, ठीक है, व्यापकता का मतलब कंप्रहेंसिवनेस, ठीक है, मूल्यांकन जिससे पाठ्यक्रम की सभी वस्तुओं को शामिल किया जा सके, तो ये व्यापकता है अच्छा मूल्यांकन। तो इस तरीके से हमने क्या बताया, अच्छे मूल्यांकन की हमने आपको विशेषताएं बताई। विशेषता में सबसे पहले क्या थी, वैधता थी। वैधता के बाद दूसरी विश्वसनीयता थी। क्या थी साथियों, विश्वसनीयता। इसके बाद अगली विशेषता जो थी वस्तुनिष्ठता, क्या थी,
वस्तुनिष्ठता थी। फिर इसके बाद अगली विशेषता थी विभेदनशीलता। क्या? विभेदनशीलता। और इसके बाद जो अगली विशेषता थी व्यापकता। ठीक है, तो इस तरीके से साथियों ये क्या थी, अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं थी। अब हम देखेंगे मूल्यांकन की प्रविधियां, इवेल्युएशन टेक्निक्स देखेंगे साथियों हम। तो मूल्यांकन को मुख्य रूप से दो भागों में विभक्त किया जाता है। सबसे पहले परिणात्मक मूल्यांकन, जिसे हम क्वांटिटेटिव इवेल्युएशन कहते हैं। ठीक है, जो कि ज्ञान पक्ष से संबंधित होता है और इसके लिए हम विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं लेते हैं। जैसे सबसे पहला मौखिक परीक्षाएं हम लोग लेते हैं बच्चों की अपने स्कूलों में। तो मौखिक रूप से प्रश्न पूछे जाते हैं इसमें, जो कि बालकों के प्रत्यास्मरण, चिंतन, अभिव्यक्ति आदि की जांच करते हैं। इसके बाद लिखित परीक्षाएं, रिटन एग्जाम लेते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछते हैं और निबंधात्मक प्रश्न, ऐसे टाइप प्रश्न हम पूछते हैं। तो ये आती है लिखित परीक्षाओं के अंतर्गत। प्रायोगिक परीक्षाएं, जिसे हम प्रैक्टिकल कहते हैं, विज्ञान, भूगोल आदि विषयों में प्रायोगिक कौशल की भी हम लोग जांच करते हैं। तो ये क्या हो जाता है साथियों, परिणात्मक परिणामात्मक परिमाणात्मक मूल्यांकन हो जाता है। क्या हो जाता है? परिमाणात्मक मूल्यांकन, जिसे हम क्वांटिटेटिव इवेल्युएशन भी कहते हैं। अब इसके बाद है गुणात्मक मूल्यांकन। क्या है साथियों? गुणात्मक मूल्यांकन, जिसे हम क्वालिटेटिव इवेल्युएशन कहते हैं। ये हमारा होता है भाव पक्ष से संबंधित। जैसे सबसे पहला होता है निरीक्षण, इसमें ऑब्जर्वेशन हम करते हैं, किसी बच्चे के व्यवहार का ऑब्जर्वेशन करते हैं हम, तो ये आ जाता है निरीक्षण के अंतर्गत। इसके बाद इंटरव्यू, इंटरव्यू भी गुणात्मक मूल्यांकन होता है। विद्यार्थी एवं अध्यापक द्वारा आमने सामने की वार्तालाप को हम लोग क्या कहते हैं? क्या कहते हैं साथियों? इंटरव्यू कहते हैं। प्रश्नावली, है ना? तो क्वेश्चनर इसको इसको कहते हैं। प्रश्नों की लंबी सूची रहेगी इसमें। और रेटिंग स्केल, तो रेटिंग स्केल में क्या है, यह मापदंड की वह विधि है जिसके द्वारा किसी विशेष लक्षण के बारे में मत की अभिव्यक्ति की जाती है। इसके बाद क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड, संचयी आलेख, ये भी एक गुणात्मक मूल्यांकन का तरीका है। छात्रों के कई वर्षों की लाभदायक एवं विश्वसनीय सूचनाओं का एकत्रित रिकॉर्ड होता है। घटनावृत्त, ठीक है, तो ये क्या होता है? विद्यार्थी द्वारा लिखित डायरी या अध्यापकों द्वारा तैयार किए गए वृत्तांत। ठीक है, तो ये क्या होती हैं साथियों, गुणात्मक मूल्यांकन जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो बताया हमने आपको। और इसके बाद हमने पहले इसके आपको बताया परिमाणात्मक मूल्यांकन, जो कि ज्ञान पक्ष से संबंधित है। अब हम देखेंगे वस्तुनिष्ठ परीक्षा और निबंधात्मक परीक्षा में अंतर। तो इसका उद्देश्य सबसे पहले देखेंगे। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षा का उद्देश्य क्या होता है? निष्पत्ति परीक्षा, बुद्धि तथा अभियोग्यता परीक्षण में प्रयुक्त। ठीक है, और ये क्या होता है? निष्पत्ति परीक्षा व वर्गीकरण में प्रयुक्त होता है। रचना की दृष्टि से ये इसकी रचना कठिन होती है, समय, धन तथा शक्ति अधिक व्यय होती है। इसकी रचना सरल होती है और समय भी कम लगता है। निबंधात्मक परीक्षा में आपसे प्रश्न दे देंगे और सीधे कहेंगे कि इसका विस्तृत रूप में इसे बताइए। और इसमें क्या होता है? वस्तुनिष्ठ परीक्षा में आपसे प्रश्न पूछेंगे, उसके 4 विकल्प दे दिए रहेंगे, उसमें टाइम लगेगा। पहले प्रश्न बनाएंगे, फिर उसके 4 विकल्प खोजेंगे कि हमें कौन-कौन से विकल्प रखने हैं, है ना साथियों? तो ये हो जाएगा रचना की दृष्टि से इसमें अंतर। अंकन की दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो अंकन इसका सरल होता है। किसका? ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न होते हैं। और वस्तुनिष्ठ होते हैं, कोई भी अंकन कर सकता है। लेकिन इसमें क्या होता है, निबंधात्मक परीक्षा में अंकन थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि इसमें हमें क्या देखना होता है, बालक किस तरीके से लिखता है और हमारे विचार क्या कह रहे हैं हम वो देखते हैं। तो इसमें वो इफेक्ट पड़ जाता है, अध्यापक के प्रभाव का इफेक्ट पड़ता है इसमें, कि हमारे विचार के हिसाब से किस हद तक इसका जो स्तर है वो इसने लिखा है। विश्वसनीयता और वैधता क्या होती है? ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न होते हैं वो अधिक विश्वसनीय होते हैं, और जो ऐसे टाइप होते हैं वो उसकी विश्वसनीयता और वैधता थोड़ा कम होती है। रटने की प्रवृत्ति का अनुमान क्या होता है? इस प्रश्नों में अनुमान से भी सही किया जा सकता है और रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है ऐसे टाइप से, है ना? समय व प्रश्नों की संख्या, कम समय में अनेक प्रश्न किए जा सकते हैं ऑब्जेक्टिव वाले में, ये तो बिल्कुल सरल है। और अधिक समय में कम प्रश्न किए जाते हैं ऐसे टाइप में, है ना? इसमें क्योंकि शब्द ज्यादा होते हैं। कल्पनाशीलता, स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए कोई स्थान नहीं होता है। ऐसे टाइप में स्वतंत्र अभिव्यक्ति के लिए स्थान होता है, क्योंकि हम इसमें अपने विचार लिखते हैं, अपनी अभिव्यक्ति लिखते हैं ऐसे टाइप में। इसके बाद इसमें जो सबसे अंत में हम देखेंगे उपलब्धि परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट देखेंगे। तो छात्रों की विभिन्न विषयों में ज्ञान,
है ना, अथवा अधिगम की प्राप्ति की सीमा ज्ञात करने का जो परीक्षण किया जाता है उससे हम क्या कहते हैं, उपलब्धि परीक्षण कहते हैं। फ्रीमैन ने क्या कहा है, शैक्षिक उपलब्धि परीक्षण वह अभिकल्प है जो एक विशेष विषय या पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में व्यक्ति के ज्ञान, अवबोध अथवा दक्षता का मापन करता है। ठीक है, तो एक विशेष विषय, पाठ्यक्रम के विभिन्न विषयों में व्यक्ति के ज्ञान, अवबोध अथवा दक्षता का मापन करता है, वो क्या कहलाता है, उपलब्धि परीक्षण कहलाता है ना। तो ये परिभाषा भी आपको याद कर लेनी है। तो सबसे पहले हमें जो मेन चीज है, इधर स्टार लगाना है, क्योंकि इधर से प्रश्न पूछा जा सकता है उपलब्धि परीक्षण के सोपान से। तो इसमें क्या है, सबसे पहले परीक्षण की योजना बनाना। क्या करते हैं साथियों, सबसे पहले हम परीक्षण की योजना बनाते हैं, प्लानिंग ऑफ टेस्ट, फिर पदों की रचना करना, प्रिपेयरिंग ऑफ आइटम्स, फिर इसके बाद उनका विश्लेषण करना, आइटम एनालिसिस करते हैं, परीक्षण का मूल्यांकन करना, इवेलुएटिंग टेस्ट, है ना। और इस परीक्षण की योजना को हम क्या कहते हैं, ब्लूप्रिंट में अंकित किया जाता है। ये ब्लूप्रिंट क्या होता है, ये पूछा जा सकता है आपको, ब्लूप्रिंट क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आपको याद रखना है कि ब्लूप्रिंट क्या है, उपलब्धि परीक्षण की जो योजना होती है, हम जिस चीज में अंकित करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, ब्लूप्रिंट कहते हैं। तो इधर अगर हम लिखें कि उपलब्धि परीक्षण की योजना को अंकित करना, उपलब्धि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण की योजना जिसमें अंकित की जाती है, योजना जिसमें अंकित की जाती है, उसे क्या कहते हैं साथियों, उसे ब्लूप्रिंट कहते हैं। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, उसे ब्लूप्रिंट कहते हैं। और परीक्षण के अंतर्गत क्या होता है, विषय वस्तु, शिक्षण उद्देश्यों, प्रश्नों के प्रकार, उसके अंकन आदि को दर्शाया जाता है। ठीक है, तो ब्लूप्रिंट में क्या क्या होता है, विषय वस्तु होती है, शिक्षण उद्देश्य होते हैं, प्रश्नों के प्रकार होते हैं और अंकन आदि भी दर्शाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है। तो इस तरीके से साथियों हमने क्या देखा, आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखा, आकलन, मापन एवं मूल्यांकन। उम्मीद है यहाँ से अब जो प्रश्न बनेंगे वो आपको आसानी से बन जाएंगे यूपी टेट में और कोई भी समस्या नहीं आएगी। अब हम मिलते हैं साथियों आपसे अगले टॉपिक के साथ में एक निवेदन और रहेगा आपसे कि आप कोई भी वीडियो देखें उसको अंत तक देखें ताकि आपको कोई भी टॉपिक पूरा अच्छे से समझ में आ जाए। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।